जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। देखिए, सामाजिक विज्ञान की आपकी जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आगे होती भी रहेंगी। ऐसा नहीं कि उसकी थ्योरी क्लासेस नहीं होंगी। उसके साथ साथ आप लोग के मैंने देखा है एग्जाम में 20-20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न में अपना वेटेज रखा है, जो अपने आप में बहुत भी बड़ी बड़ी बात है। ठीक, तो उसी को देखते हुए हम लोग एक T20 सीरीज शुरू करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस का आपकी श्रृंखलाएं चलती रहेंगी और ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे। उस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक, ऐसे प्रश्नों को आप लोग ऐसे प्रश्नों को आप लोग मतलब स्पीड में करके वीडियोस को देख सकते हैं और इसमें अपना दम दिखाइए, अर्थात आप लोग कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। ठीक, यही आप होता है खुद की जांच और खुद की परख। ठीक, तो चलिए T20 सीरीज को शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें 20 ही क्वेश्चन होंगे। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? टाइम को वेस्ट न करते हुए केवल प्रश्न पर ही ध्यान देंगे हम लोग। ठीक, बताएंगे चौरी चौरा कांड कब हुआ था? देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अगर हम लोग चौरी चौरा कांड की बात में अगर डीपली इसके बारे में बात करें, किसके बारे में? चौरी चौरा कांड। हम लोग बात कर रहे हैं किसके? चौरी चौरा कांड। देखिए, जब शुरू में ये कांड हुआ तो उस समय हमारे इस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। उस समय इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस था। क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस था। चौरी चौरा कांड कहाँ पर है? आपके गोरखपुर जिले में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। जहाँ पर यह घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी। आपके देखिए, कहानी क्या है इसके पीछे। गांधी जी अपना आंदोलन चला रहे थे और उसके सपोर्ट में किसानों और गांव वालों का एक झुंड थाने के पास से गुजरा। तो वहां के पुलिस कर्मियों द्वारा उसका जो है विरोध किए जाने पर वहां के लोगों ने उग्र स्वभाव में चारों ओर से थाने को आग लगा दी थी। ठीक, उसमें बहुत सारे जलकर कितने 22 सिपाही, 2 चौकीदार, ऐसे करके बहुत सारे पुलिस जो है जल के राख हो गए थे। ठीक, तो उसी के लिए महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे उसको ठप कर दिया। ठीक, तो अगर इससे बात करें तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। क्यों? किसने बंद किया था? महात्मा गांधी ने। जो उनका जो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन उन्होंने बंद कर दिया था। आंदो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। ठीक, और देखिए, और इसमें अगर चोरी चोरा कांड की बात करें और तो इसमें क्या हुआ था? गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 6 साल के लिए। किसको? गांधी जी को 6 साल की जेल हुई थी इसमें। किसको हुई थी? गांधी जी को 6 साल की जेल हुई थी। और ये जब 1924 में जब बाहर आए, 1924 में इन्होंने बेलगांव अधिवेशन किया। बेलगांव अधिवेशन किनके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। जहाँ पर अगर आप एयरफोर्स XY ग्रुप का अगर एग्जाम निकालते हैं तो आपकी ट्रेनिंग वहीं पर होती है। कहाँ पर होती है? बेलगांव में। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1924 में महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो देखिए, चौरी चौरा कांड के बारे में जितने हो सके उससे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के बारे में आप लोग समझते रहिए। ठीक, एक क्वेश्चन उसके पीछे इसना एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो देखिए, चौरी चौरा कांड यहाँ पे लिखा भी है। तो कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। गांधी जी ने इसके लिए असहयोग आंदोलन रोक दिया था। ठीक, और इसमें गांधी जी को 6 साल की सजा हुई थी। ऐसी चीजें आप लोग याद करते रहेंगे। ठीक, अब बताइए, श्रीलंका में कौन सा वर्ग बहुसंख्यक है? ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इन चारों वर्गों में से श्रीलंका में कौन सा जो वर्ग है, कौन सा समुदाय है सबसे ज्यादा रहता है? ठीक, देखिए, सिंगली जो समुदाय है, सिंगली समुदाय श्रीलंका में बहुत ही ज्यादा है। ठीक, सिंगली समुदाय बहुत ही ज्यादा समुदाय है आपका। अगर हम लोग 2011 जनगणना की बात करें, 2011 जनगणना से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? देखिए, 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो अगर हम लोग सर्वाधिक साक्षरता की बात करें, किसकी? सर्वाधिक साक्षरता। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की थी और किस राज्य की सबसे कम थी? किस राज्य की सबसे ज्यादा थी, किस राज्य की सबसे कम थी? सबसे ज्यादा केरल राज्य की थी। किसकी थी? केरल राज्य की 94.कुछ% था। और बिहार की सबसे कम थी। किसकी थी? बिहार की सबसे कम थी और केरल की सबसे ज्यादा थी। ठीक, अब ये बताइए,
जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य आगे था? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सबसे ज्यादा आगे था यूपी, और सबसे पीछे था आपका कौन सा राज्य? सिक्किम। कौन सा था? सिक्किम। सबसे पीछे कौन सा था? सिक्किम। अब ये बताइए, इसमें अगर हम लोग ये बात करें लिंगानुपात, अगर लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य का था? वो था आपका केरल राज्य का। किसका था? केरल राज्य का था। और सबसे कम जो लिंगानुपात था वो था आपका हरियाणा का था। किसका था? हरियाणा का। देखिए लिंगानुपात क्या होता है, प्रति मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं। अर्थात किसी भी स्थान पर 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं जीवन यापन कर रही हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपका केरल में था, 1000 पर 1000 पुरुष थे तो 1000 से ज्यादा महिलाएं थी। और हरियाणा में सबसे कम था। ठीक। जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी की थी, सबसे कम थी सिक्किम की। साक्षरता में सबसे यानी पढ़े लिखों में सबसे ज्यादा केरल था, सबसे कम कौन था? बिहार था। सबसे कम कौन था? बिहार था। अब बताइए सर्वाधिक अनुसूचित जाति, जो एससी जाति है, वो सबसे ज्यादा एमपी में थे। आपके किस में थे? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में थे। ठीक, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा थे। तो यही सब सेंसस आप लोग याद करते चले हुए हैं। ठीक। देखिए तीसरा जो बताएंगे, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना को हुई थी। 20 क्वेश्चन है इसके पीछे के सभी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो मुझे जरूरी है वो मैं बताता चल रहा हूँ। ठीक। तो बताइए बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना इन पांचों ऑप्शंस में से आप लोग बताएंगे किस सन में हुई थी? तो वो कौन सा है भैया? आपका 1983। किसमें? 1983। मुझे लग रहा था कि आप लोग इन्हीं चारों में से देंगे। एग्जाम में ऐसी गलती वो नहीं करेगा। मैंने एक अलग ऑप्शन रखा है इसमें, 1983 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। देखिए इस सेक्शन में हम लोग समझेंगे आरबीआई के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? फर्स्ट ऑफ कब हुई थी? बताएंगे। 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1935 को। इसकी स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? किस अधिनियम से हुई थी? तो 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के लिए कौन सा मतलब जो आयोग है वो स्थापित किया गया था? आरबीआई की स्थापना के लिए कौन सा आयोग था? वो था यंग हिल्टन आयोग। कौन था? यंग हिल्टन आयोग एक था। इसी आयोग की सिफारिश पर आपकी आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक। ये बताएंगे आरबीआई कौन कौन से नोट छापता है? देखिए 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट आरबीआई ही छापता है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वो वित्त सचिव जारी करता है। अर्थात 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के जो गवर्नर है उनके हस्ताक्षर नहीं होते हैं। ठीक। आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर किस पर नहीं होते हैं? 1 रुपए के नोट पर। उस पर किसके साथ हस्ताक्षर होते हैं? उस पर होते हैं आपके वित्त सचिव के। ये बताएंगे आरबीआई के जो फर्स्ट जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे आपके ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक। और बताएंगे वर्तमान गवर्नर कौन थे? वर्तमान गवर्नर कौन है? थे मैंने बोल दिया। वर्तमान कौन है? आपके शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। जो आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये आपके 25वें क्रम के गवर्नर हैं। कौन? आरबीआई के 25वें क्रम के गवर्नर कौन है? देखिए जो पहले गवर्नर थे वो ओसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। कौन? सीडी देशमुख। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए कौन थे भारत के पहले भारतीय गवर्नर। वो थे आपके सीडी देशमुख। और आप लोग को पता है ये जो आरबीआई है ना, ये 1948 तक भारत का भी सेंट्रल बैंक था और पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था। कौन? आरबीआई। भारत का और पाकिस्तान का दोनों का 1948 तक सेंट्रल बैंक कौन था? वो था आपका आरबीआई। कौन था? आरबीआई। देखिए अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो पहले इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? आपका कोलकाता में था, लेकिन अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? वो मुंबई में है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व, ये आपके लिए गलत हो चुका है ये क्वेश्चन। ये देखिए ये है आपका, इसके जगह पर आप लोग
यूएनओ कर लीजिए। क्या कर लीजिए? यूएनओ, अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ। यूएनओ के बारे में मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में, बिल्कुल डीपली समझ जाएंगे आप लोग, ठीक। एज इट इज आप लोग एग्जाम में छाप सकते हैं ऐसे। देखिए यूएनओ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे वहीं पर है, मैनहट्टन द्वीप पर। तो चलिए यूएनओ के बारे में समझते हैं हम लोग। देखिए यूएनओ का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशंस होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको समझ जाएंगे, ठीक। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर सन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया है कि कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। जो मैनहट्टन जो द्वीप है वहां पे किसका मुख्यालय है? आपका हेडक्वार्टर है यूएनओ का है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका हिंदी वर्जन यही होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके कितने अंग होते हैं? इसके 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं इसके? 6 अंग होते हैं। किसके? आपके इसके। देखिए आगे हम लोग समझेंगे, नई स्लाइड में ले लेता हूं इसके लिए। यूएनओ को जो 6 जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए मैं इसमें 6 अंग बना लेता हूं। इसका 6 अंग किसके? यूनाइटेड नेशंस के। 3 3 6 हो गए। देखिए पहला जो होता है वो होता है आपका महासभा। क्या होता है? महासभा। एक होता है प्रन्यास परिषद, एक होता है आपका प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद। एक होता है सुरक्षा परिषद, एक होता है सुरक्षा परिषद। एक होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या होता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। एक और बच रहा है, वो कौन सा होता है? एक और बच रहा है, वो कौन सा होता है बताएंगे आप लोग? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। एक और होता है, वो होता है सचिवालय। क्या होता है? सचिवालय। देखिए मुझे लिखना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं लिख कर नहीं लाया हूँ, और अगली बार से कोशिश करूंगा मैं लिख कर आऊँ ताकि मेरा टाइम बचे, आप लोग का भी टाइम बचे, ठीक। तो सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद और महासभा, ये यूएनओ के अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के यही 6 अंग होते हैं। देखिए इनमें से इसका, इसका, ये इसका, इसका और इसका जो हेड क्वार्टर होता है वो न्यूयॉर्क में ही होता है। बस एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे होता है? द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पे? द हेग, नीदरलैंड। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे होता है? नीदरलैंड, द हेग। द हेग नीदरलैंड जो है आपका, वो कहाँ पर है? किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ठीक। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं किनारे हट गया हूँ, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चाय की खेती के लिए किस मिट्टी, चाय की खेती किस मिट्टी में की जाती है? बताएंगे आप लोग? चाय की जो खेती भैया वो किस मिट्टी में की जाती है बताएंगे? कौन सी मिट्टी में? मैंने देखिए मिट्टी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, आप लोग क्वेश्चंस को गलत मत कीजिएगा। लेटेराइट मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? चाय की खेती। किसकी? चाय की खेती। अगला जो है, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले ये बताइए झरिया है कहाँ? झरिया किस राज्य में है? झरिया किस राज्य में है? झरिया में क्या होता है? ज्यादा कोयला उत्पादन होता है, कोयले का जो खनन होता है वो झरिया में होता है। तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के खानों वहाँ पे। इसके कोयले के, मैंने इसका ये बताइए, कोयले का जो सबसे लोअर क्वालिटी का जो कोयला होता है उसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक। कमेंट बॉक्स में बताने वाले को शाबाशी दी जाएगी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताएंगे? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो आप लोग बताएंगे।
यहाँ पर वीडियो क्वालिटी भी बिल्कुल सही है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका किसका मुख्यालय है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं हम लोग WHO, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WHO। क्या कहते हैं, WHO। देखिए इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1 जनवरी 1955 को। ये स्थापना हो गया, स्थान हो गया है। इसकी जो स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मैंने पहले ही बता दिया है कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका देखिए इसमें कुल कितने देश हैं, उसमें कुल 164 देश हैं, और 164 देश हैं, और जो लास्ट देश है 164वां, 164वां देश है वो है आपका अफगानिस्तान। कौन है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो देश है आपका वो कौन सा 164वां देश है। इसकी जो महिला निदेशक हैं, इसकी जो निदेशक अर्थात जो हेड है भैया इसके, वो कौन है, नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला जी हैं, एक महिला है, एक महिला है, यही है आपकी हेड किसकी, WHO अर्थात WTO होता है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, WTO होगा भैया, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, माफ कीजिएगा आप लोग, WTO होता है, WHO तो अलग होता है, वो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में होता है, लेकिन उसको अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल बताएंगे कौन सी है। और मैंने रबी की फसल को याद करने के लिए एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक बनाया है, उसको आप लोग हमेशा जिंदगी में याद रखेंगे। तो खरीफ की फसल कौन सी है आपकी, धान होती है। क्या होती है, धान। ये चाय बाजरा मूंग ये तो सब अलग फसल हो गया है। ठीक, देखिए रबी की फसल के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग, मैंने बनाया है अपने तरफ से एक ट्रिक, उसको याद कीजिए। नाई नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया। देखिए ये ट्रिक है, नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, ये किसकी ट्रिक है। देखिए ना से क्या हो जाएगा आपका, चना हो जाएगा। ना से क्या हो जाएगा आपका, चना हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा आपका, ई से हो जाएगा राई। हुटर से क्या हो जाएगा, हु से क्या हो जाएगा आपका, गेहूं हो जाएगा। टर से क्या हो जाएगा आपका, मटर हो जाएगा। ब से क्या हो जाएगा आपका, बाजरा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, जो से क्या होगा आपका, जौ हो जाएगा। स से क्या हो जाएगा आपका, सरसों हो जाएगा। आलू तो होता ही है, आलू मतलब आलू। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रिक, देखिए नाई हुटर बजते ही जोश में आलू लाया, अर्थात ना से चना, ई से आया राई, हु से गेहूं, टर से मटर, ब से बाजरा, जौ से जौ, स से सरसों, आलू से आलू, यानी कि ये सभी आपकी किसकी फसलें हैं, आपकी रबी की फसलें। किसकी फसलें हैं, रबी की। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। संविधान में 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती मतलब दोनों को मिला करके 3 सूचियां होती हैं। तो बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है, तो वो होता है आपका शिक्षा। कौन सा होता है, शिक्षा जो सब्जेक्ट होता है वो आपका समवर्ती सूची में होता है। देखिए अगर सूचियों की बात करें, संविधान की सूचियां, तो संविधान में 3 ही सूचियां होती हैं। कितनी होती हैं, 3 सूचियां होती हैं। सूची, सूचियां लिख लीजिए, 3 सूचियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, और एक समवर्ती सूची होती है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, ये बताइए। राज्य सूची में आपके 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में आपके 100 विषय हैं, और संघ सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में बताइए कितने। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। देखिए
जो आपका राज्य सूची है उसमें तो 61 विषय हैं, और संघ सूची में 100 विषय है, और आपके इसमें समवर्ती सूची में कितने हैं, 52 विषय हैं। कितने हैं, 52 विषय, और संघ सूची में कितने हैं, 100। इस विषय का मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए, ये दर्शाता है कि इस प्रकार के केस किस में जाएंगे, किस कैटेगरी में। अब जैसे कि आप लोग पुलिस को, तो पुलिस राज्य सरकार के अधीन होता है, न कि सेंट्रल के। सेंट्रल के अधीन कौन सा होता है, दिल्ली पुलिस होता है, सीआरपीएफ होता है, ये सभी क्या होती हैं, आपके सेंट्रल पुलिस में होती हैं। लेकिन जो पुलिस है, यूपीपी है, और ये जब जितने भी हैं, आरपीएफ है, आरपीएफ नहीं आएगा, हाँ आरपीएफ आ सकता है, और ये जो होमगार्ड है, ये सभी कौन से कैटेगरी में आएंगे, ये सभी राज्य के अधीन होंगे। ठीक। अब जैसे कि बात करें अगर, तो राज्य सूची में आपका व्यापार हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, पालन हो जाएगा, पंचायत हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा राज्य में आपका, पुलिस हो जाएगा, ये किस में आता है, राज्य सूची में आता है, व्यापार हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। ऐसे ही बहुत आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे 61 विषय हैं, लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक। और एक और लिख लीजिए संघ का। संघ में क्या क्या आता है, देखिए संघ में आता है आपका भारतीय रक्षा आता है, हथियार आता है, पैमाइश आता है, और क्या आता है, विदेशी व्यापार, और यूएनओ, यूएनओ मतलब जितने भी सभाएं होती है ना, वो सभी राज्य देश में आता है, अर्थात संघ में आता है। और देखिए समवर्ती सूची में पहला तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो शिक्षा आता है, विवाह आता है, तलाक आता है, ये सभी किसके विषय हैं, आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक। ऐसे ही बस याद कर लीजिए आप लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आगे जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, बताएंगे। सूचना जो पारी का, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई इसको कहते हैं। आरटीआई कब पारित हुआ आपसे पूछ रहा है, तो ये कब पारित हुआ, अक्टूबर 2005 में हुआ था आरटीआई, जो आप लोग सूचना का अधिकार, किसी भी सूचना, कोई भी सूचना आप लोग दे सकते हैं, बस कह सकते हैं मीडिया को ये फ्रीडम मिला था। ठीक। देखिए मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, बताएंगे आप लोग। जो मोनोजाइट जो रेत होता है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, मोनोजाइट रेत में कौन सी खनिज पाई जाती है, मैंने बताया पहले भी, वीडियो को खोल के देखिएगा। थोरियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, बताएंगे आप लोग कमेंट में। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, वीडियो सही है। ठीक। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, आपकी 1789 में हुई थी। कब हुई थी, 1789 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, 23, 24, 2024, 2025, मतलब 25 नहीं, 2024 में भी, और आपका 23 में, 22 में, सब में पूछा है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही शानदार पुस्तक है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है आपके, ज्योतिबा फुले। इसमें 5 ऑप्शन हो गया, देख रहे हैं 5 ऑप्शन हो गया इसमें, ज्योतिबा फुले। आप लोग बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री की कोई एक पुस्तक, कोई एक पुस्तक बताएंगे, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को छोड़ के। चलिए इसको देखते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें, जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसका नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, और आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक। तो देखिए अगर महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें तो आप लोग मुझे ये बताइए, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। एक पुस्तक है आपका मुद्रा राक्षस, इसके लेखक कौन है। दूसरा पुस्तक है आपका, बताएंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, अभिज्ञान शाकुंतलम। मैं कल से इसको लिख के लाऊंगा। ठीक। इसको लिखा लिखा बस मैं आंसर लिखूंगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। और भी कोई पुस्तक बताइए, रास्ता रंगड़ी बताई दीजिए, रास्ता रंगड़ी बहुत ही अच्छी पुस्तक है। रास्ता रंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है। चौथा पुस्तक बताइए, कोई भी पुस्तक ले लीजिए आप लोग, सुरेश रैना की कोई पुस्तक ले लीजिए, बिलीव, बिलीव पुस्तक है, बताइए लेखक कौन है। और क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा रास्ता। कामसूत्र के लेखक बताइए कौन है, कामसूत्र, कामसूत्र। पांचवा, चलिए 5 पुस्तक बताइए। एक और पुस्तक ले लिख लीजिए कोई भी, वीडियो क्वालिटी सही है जिस बिल्कुल बताएंगे। पंचतंत्र, पंचतंत्र, पंचतंत्र एक पुस्तक है, बताएंगे इसके लेखक। इन 5 पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आगे मैं लिखूं, जब लाऊंगा लिख करके ना, अब देखिए यहाँ पे मेहनत लग रहा है लिखने में। ठीक। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है आपके, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। इसके लेखक कौन है आपके, विशाख दत्त हैं। कौन है, विशाख दत्त जी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास,
कौन है? कालिदास जी हैं। रास तरंगिणी के लेखक कौन है आपके? कल्हण है। कौन है? कल्हण है। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन जी है। वात्स्यायन जी है। और बताएंगे पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र पुस्तक के बारे में एक फैक्ट जानेंगे आप लोग। बाइबल के बाद सबसे ज्यादा विश्व में बिकी जाने वाली पुस्तक कौन सी है? पुस्तक पंचतंत्र है। कौन है? पंचतंत्र है। भारत की राजभाषा क्या है बताएंगे? पहले ये मतलब भारत की राष्ट्रभाषा क्या है बता सकते हैं क्या आप लोग? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? आप लोग कहेंगे हिंदी। भैया भारत की कोई भी भाषा नहीं है, भारत की राजभाषा होती है, न की राष्ट्रभाषा। ठीक, तो भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद जो एक है आपका संविधान में, अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? भारत की जो राजभाषा होगी, जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, और इसकी लिपि क्या होगी? भारत की लिपि क्या होगी? वो देवनागरी होगी। क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी भारत की। ठीक, और बताएंगे भारत में कितनी भाषाएं हैं? स्लाइड हम लोग चेंज कर लेते हैं, अच्छे स्लाइड पर चलते हैं। बताएंगे आप लोग भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? अगर उसे कंडीशनल कहें तो भारत में 22 भाषाएं हैं। अब इन 22 भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, 3 संविधान संशोधन हुए। पहला संविधान संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन, जो हुआ 1967 में। इसके द्वारा हम लोग जुड़े कौन सी? 15वीं भाषा जुड़ी थी आपकी सिंधी भाषा। सिंधी जो भाषा जुड़ी। दूसरा संविधान संशोधन हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन, जो हुआ आपका 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसके द्वारा 3 भाषाएं, नमक अर्थात नेपाली, मणिपुरी, और एक और जुड़ी थी आपकी कोंकणी। कोंकणी कहाँ की भाषा है? गोवा की भाषा है, गोवा के तटवर्ती इलाकों की भाषा है। और तीसरा संविधान संशोधन हुआ आपका 92वां संविधान संशोधन। ठीक, ये कब हुआ था? आपका 2003 में हुआ था। इसके द्वारा हम लोग 4 भाषाएं जुड़ी संविधान में। कौन सी? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। कौन सी? मैथिली। देखिए कितना लिखना पड़ रहा है, टाइम की बचत भी नहीं हो पा रही है। ठीक, तो कल से मैं लिख करके ही लाऊंगा ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े। तो 22, देखिए यहाँ से संविधान में ऑलरेडी 15 या आपकी 14 भाषाएं थी। 14 शुरुआती संविधान में 14 भाषाएं थी। अब एक और जुड़ गया, तो 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी? आपकी सिंधी। और फिर 3 जुड़ा, और फिर यहाँ पे 4 जुड़ रहा है। तो अब जोड़ लीजिए कितना हुआ? जोड़ लीजिए कितना हो रहा है? 22 हो रहा है भैया। कितना हो रहा है? 22 हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे 22 भाषाएं हो जा रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भारत में ग्रामीण स्तर पर प्रचलित प्रशासन को क्या कहते हैं? जो भारत में जो ग्रामीण स्तर पर जो प्रशासन है उसका नाम क्या है बताएंगे? भारत में जो ग्रामीण स्तर पर प्रचलित प्रशासन है उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन। अर्थात ये जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं, जिला पंचायत जो होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग स्थानीय प्रशासन। ठीक, भारत में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं? बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश का जो है, ये सब मिलाकर कितनी पार्टियां हैं भारत में? भारत में 6 पार्टियां। उनका नाम जानना चाहेंगे क्या आप लोग? चलिए मैं उनका नाम बताता हूँ। 6 पार्टियों का नाम मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, पहली जो पार्टी है, एक नंबर ही कर लीजिए, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए, पहली तो है आपकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा है आपका कांग्रेस। तीसरा है आपका बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। चौथा है आपका सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तीसरा है एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और चौथा है आपका आप, आम आदमी पार्टी। यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 पार्टियों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, आप लोग आगे से ध्यान रखेंगे इसका। सूचना और प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है। मैंने 3 क्षेत्र बताए थे, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी कि 3 क्षेत्र। तो सूचना और प्रौद्योगिकी एडवांस है भैया, तो ये किस में आएगी? आपकी तृतीयक में आएगी। किस में आएगी? तृतीयक में आएगी आपकी। ठीक, कृषि किस में आता है आपका? कृषि आता है आपका उसमें पहले में,
प्रौद्योगिकी और जो उद्योग है, धंधे हैं, उस किस में आते हैं, सेकंड में आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही बड़ा मैसेकर हुआ था, बहुत ही बड़ा नरसंहार कह सकते हैं हुआ था। कब हुआ था आपका? 1919 बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था? पकड़ा गया था ना उसमें, असेंबली में जब बम फोड़ा गया था, तो भगत सिंह और उनके साथ कोई और थे, एक उनका नाम नहीं याद आ रहा है। भगत सिंह थे और उनके साथ एक नाम नहीं याद रहा है, लेकिन अब याद आ जाएगा, बताऊंगा मैं। तो दो आदमी थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक जलियांवाला बाग है, वहां पे एक बहुत बड़ी सभा हो रही थी, जिनमें तकरीबन 3000 लोग थे। तो इसकी बात अंग्रेजी सरकार को पता चलती है, तो वो वहां पे अपने एक गुप्तचर को भेजते हैं जिसका नाम है जनरल डायर। जनरल ओ डायर नाम है उसका, लेकिन जनरल डायर नॉर्मली हम लोग पुकारते हैं उसको। तो वो वहां पे गया, उसने भीड़ को देखा और बिना सोचे समझे उसने भीड़ को 3 मिनट में पूरी सभा को खाली करने के लिए कहा। लेकिन भारत के लोग बहुत ही ज्यादा संयमी और संघर्षशील रहे, वो डटे रहे। तो उसने अपने सारे सैनिकों को कहा कि बाग को चारों तरफ से घेर लो। घेरने के बाद उसने, आप समझेंगे नहीं कि उसने 10 मिनट में 1650 राउंड फायरिंग किया था उसमें, ठीक। 1650 राउंड फायरिंग किया था किसमें? 10 मिनट में पूरी भीड़ पर उसने गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने? जनरल डायर ने। उसके खिलाफ में एक जांच कमेटी भी बैठी थी जिसका नाम था हंटर कमीशन, ठीक। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। कौन सा उस समय आपके भारत के गवर्नर कौन थे उसमें? विलियम चेम्सफोर्ड थे, ठीक। और जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, 3 मिनट में बाग को खाली करने का आदेश दिया था, 10 मिनट में 1650 राउंड फायरिंग किया था, ठीक। तो यही है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। भारतीय करेंसी नोट कौन जारी करता है, बताएंगे आप लोग? भारतीय करेंसी नोट कौन जारी करता है? वो करता है आपका आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई करता है भारतीय करेंसी नोट जारी, ठीक। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ये क्या है? आप लोग के लिए होमवर्क है, बताएंगे इसका आप लोग आंसर देंगे। एक्सेप्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप लोग इसका जवाब इसमें देंगे, किसमें? कमेंट बॉक्स में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि क्लासेस आपकी मिलती रहेंगी इसी तरह से। कल संडे है, कल संडे को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, कल आपकी क्लासेस भी ऑफ रहेंगी। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।